तो आज का आपका टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी। आज के इस लेक्चर में हमें क्रूलिटी को प्रिवेंट करना है टू एनिमल। और ये जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल, ये आया था 1960 में। ये एक्ट कब आया था? 1960 में। यहाँ पर क्या होता था, जो छोटे छोटे एनिमल्स है या जो बड़े एनिमल्स है उन पे एक्सपेरिमेंट होता था या उन पे क्रूलिटी होती थी, क्रूरता दिखाई जाती थी उनके प्रति। ठीक है, उनको काटा जाता था, मारा जाता था, उन पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जिसकी वजह से उनका डेथ रेशियो काफी ज्यादा बढ़ रहा था, जिससे हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता। ठीक है, एनवायरमेंट में सब होना जरूरी है। तो एनिमल पे जो हम क्रूलिटी दिखाते हैं उसको रोकने के लिए 1960 में एक एक्ट आया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल। ये आपको बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में यूनिट नंबर 4 में मेंशन है चैप्टर। ठीक है, मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं, यहाँ पर आप देखिए। प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। इससे पहले जो टॉपिक था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसे हमने कवर किया है बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की यूनिट नंबर 2 में। मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ यूनिट नंबर 2 का। जब हमने यूनिट नंबर 2 पढ़ी थी तो वहां पर मैंने आपको ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज अच्छे से पढ़ा दी थी। जब मैं आपको इसके नोट्स अटैच करूंगा तो यहाँ पर यूनिट 4 में मैं सबसे पहले ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के नोट्स अटैच करूंगा, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। उसके बाद आज का जो आपका टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, इसको डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक कमिटी IAEC के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद CPCSE के गाइडलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। CPCSE की जो गाइडलाइंस है ब्रीडिंग और स्टॉकिंग को लेकर, एनिमल की जो ब्रीडिंग होती है, एनिमल की जो स्टॉकिंग होती है, उसको लेकर CPCSE के क्या गाइडलाइंस है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होते हैं उनके ऊपर देखने वाले हैं कि छोटे जानवरों पे करो, जरूरी नहीं है तो मत एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, फिर ट्रांसफर एंड एक्विजिशन ऑफ एनिमल फॉर एक्सपेरिमेंट, फिर रिकॉर्ड के बारे में देखेंगे, पावर टू सस्पेंड के बारे में देखेंगे, एंड एट लास्ट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज को देखेंगे कि अगर आपने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, रूल्स को नहीं माना, तो क्या क्या ऑफेंसेस है, क्या क्या पेनल्टीज है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस एक्ट को कहानी की फॉर्मेट में समझते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है एक ब्रीडर। इस ब्रीडर का काम है ब्रीडिंग करवाना, जो भी एनिमल्स है, छोटे एनिमल्स, ठीक है, स्मॉल एनिमल, और जो भी बड़े एनिमल्स हैं, ए का मतलब एनिमल, जो भी लार्ज एनिमल्स हैं, उन सबकी ब्रीडिंग कौन करवाते हैं? आपके ब्रीडर करवाते हैं। इनकी क्या करवाना? ब्रीडिंग करवाना। ब्रीडिंग करवाने से क्या होते हैं? इनके नंबर बढ़ते हैं। इनके नंबर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। फिर ये जो ब्रीडर है, जो ब्रीडिंग करा रहे हैं, ये आगे रजिस्टर्ड पर्सन को एनिमल्स दे देते हैं। जो भी रजिस्टर्ड होते हैं ना, कि हाँ गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको ये एनिमल आगे दे देते हैं। अब ध्यान से सुनो, ब्रीडर्स कभी भी एनिमल्स को सेल नहीं कर सकते, वो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को ही दे सकते हैं। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। ब्रीडर्स का काम है ब्रीडिंग करवा के एनिमल्स जो हैं, चाहे स्मॉल एनिमल हो चाहे लार्ज एनिमल हो, उसको दे देना रजिस्टर्ड पर्सन को या फिर किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन को जहां पर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा। ये इतना सा रोल होता है ब्रीडर का। ठीक है, साथ ही साथ ये ब्रीडर हर कोई नहीं बन सकता, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही ब्रीडर बनेगा। ब्रीडर का काम समझ में आ गया। अब आपको पता है कि स्मॉल एनिमल होगा तो आप उसे पिंजरे में रख लोगे, बड़ा एनिमल होगा तो उसको अलग जगह रखना पड़ेगा। ठीक है, और एनिमल को रखने की जो जगह होगी वो इस तरह से होगी कि ना तो वहां पर बहुत ज्यादा सूखा हो, ना वहां पर बहुत ज्यादा बारिश का मौसम हो, वहां पर साफ सफाई मेंटेन रहे। तो ऐसे एनवायरमेंट में आपको रखना है एनिमल्स को, जो कि शोर शराबे से दूर रहे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि ट्रैफिक वाले एरिया में आपने कहीं बना लिया, ये ऐसा कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल दूर रखना है। जो शोर शराबा है उससे दूर रखना है, और
छोटे जानवरों के लिए पिंजरा होता है, बड़े जानवरों के लिए अलग से शेल्टर होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हमें जानवरों को रखना है, उसकी ब्रीडिंग करानी है, इतना सा काम होता है ब्रीडर का। अब ब्रीडिंग कराने के बाद क्या हुआ, एनिमल्स के नंबर बढ़े, और जैसे ही एनिमल्स के नंबर बढ़े तो इस ब्रीडर ने सेल तो कर नहीं सकता ये, क्योंकि वो तो अनऑफिशियल हो गया। तो ब्रीडर क्या कर सकता है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को या फिर किसी भी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन को वो एनिमल दे सकता है फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पस। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि ब्रीडर का काम सिर्फ ब्रीडिंग कराना होता है। जब वो ब्रीडिंग करवाता है तो एनिमल्स के जो है नंबर बढ़ते हैं, और जब एनिमल्स के नंबर बढ़ते हैं तो वो आगे रजिस्टर्ड पर्सन को या फिर ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, जो कि टेस्टिंग के लिए या फिर रिसर्च के लिए एनिमल्स का यूज करेगी, तो वहां पर वो उन्हें सौंप देता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रीडर है ये सेल तो कर नहीं सकता, ना तो ये जो ब्रीडर मैंने बताया था, ना तो ये सेल कर सकता है, ना ही उन्हें ट्रेन कर सकता है। पर्सनली उन्हें ट्रेन भी नहीं कर सकता ये, साथ ही साथ उनका एग्जीबिशन भी नहीं लगा सकता। ऐसा नहीं है कि उन्हें सेल कर दे किसी और को अनऑफिशियली, ऐसा भी नहीं कर सकता। ना तो एग्जीबिशन लगा सकता है, ना उन्हें ट्रेन कर सकता है पर्सनली, ना उन्हें अनऑफिशियल सेल कर सकता है। सिर्फ वो रजिस्टर्ड पर्सन को या फिर ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन को ही उन्हें प्रोवाइड करेगा फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमें। अभी तक ब्रीडर से ब्रीडिंग करवाने के बाद एनिमल आ चुका है ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या गाइडलाइंस होती है, सारी बातें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर एनिमल आ चुका है। जैसे मान लीजिए रैबिट है या कोई माइस है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले सबसे पहले हम उसका नॉर्मल चेकअप करेंगे कि उसकी हार्ट रेट वगैरह सब सही काम कर रही है ना। उसके बाद उसको एनेस्थीसिया देंगे, ताकि जब हम उस पर एक्सपेरिमेंट करें या इंजेक्शन वगैरह लगाएं तो उसको दर्द ना हो। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो हो सकता है उस दौरान उसको दर्द का एहसास हो। हम एनेस्थीसिया पहले से दे रहे हैं जिससे दर्द का एहसास ना हो, पर हो सकता है किसी कंडीशन में एनेस्थीसिया का असर कम हो गया, या फिर एनेस्थीसिया सही से अपना काम नहीं कर पा रहा, या फिर दर्द बहुत ज्यादा है। तो उस कंडीशन में जो आपका एनिमल है उसको सफर करना पड़ेगा, उसको दर्द होगा बहुत ज्यादा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो एनिमल है उसे किल करना पड़ेगा, क्योंकि वो वैसे भी तड़प तड़प के मर जाएगा। इससे अच्छा है कि हम उसे किल कर दें। तो इंग्लिश में बोलेंगे उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना सभी कंडीशन आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले तो एनिमल की नॉर्मल हमें रेगुलेशन चेक करनी है, हार्ट के रेगुलेशन, बीपी वगैरह सब कुछ चेक करना है। उसके बाद जब हम उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उससे पहले हम उसे एनेस्थीसिया देंगे। इन चांस अगर एनेस्थीसिया सही से काम नहीं करता, या फिर एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको दर्द एहसास होता है, या फिर एक्सपेरिमेंट चल रहा है और एनेस्थीसिया का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जब एनेस्थीसिया का असर धीरे धीरे कम होगा और एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो उस दौरान भी एनिमल को दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम भी हमें सेक्रीफाइस करना होगा, एनिमल को किल करना होगा। और दूसरी बात, बड़े एनिमल्स पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे अगर हमारा काम छोटे एनिमल से हो रहा है। तो बड़े एनिमल पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे जब तक हमारा काम छोटे एनिमल से हो रहा है। तो दूसरी बात, हम एक्सपेरिमेंट तभी करेंगे जब हमें बहुत ज्यादा नीड होगी। अगर आपको डाटा सारा मॉड्यूल में मिल रहा है, बुक्स में मिल रहा है, तो फिर आपको एक्सपेरिमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी डाटा आपको एक्सपेरिमेंट से मिलने वाला था वो पहले से ही बुक में है कि हाँ ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। तो फिर वो एक्सपेरिमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डाटा ऑलरेडी मेंशन है आपकी बुक्स में। उसके बाद एक्सपेरिमेंट जो होता है उससे हमें काफी सारी चीजें पता चलती है। जैसे मान लीजिए प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, ड्रग को अप्लाई करके देखते हैं, ड्रग को इंजेक्ट करके देखते हैं माइस में, रैबिट में, और जो भी रिजल्ट आते हैं उसे नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट हम इसलिए कर रहे हैं। कोई भी जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है वो अपने पर्सनल स्किल डेवलप के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि उसे एक्सपीरियंस की जरूरत है तो फिर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। तो पर्सनल लेवल पे सेल्फिश नहीं होना है, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए एनिमल को यूज नहीं करना है, क्योंकि एनिमल पे फिर क्या होता है, अत्याचार कर रहे हैं, एक तरह से क्रूलिटी कर रहे हैं। ठीक है, क्रूरता दिखा रहे हैं उनको हम, क्योंकि वो बेजुबान है, वो कुछ बोल नहीं सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, उन्हें क्रूरता दिखा रहे हैं। तो ये गाइडलाइंस आई थी कुछ, जिसकी वजह से अगर आपने ऐसा कुछ करा तो फिर आपको जेल होगी। ठीक है,
तो ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी। अब मैं बता देता हूं आपको किसमें क्या लिखना है। देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी रखा है कि आप क्रूलिटी कर रहे हो एनिमल्स पे, ठीक है। तो ये जो आपका एनिमल का क्रूलिटी एक्ट है 1960 में जो आया है, ये इसीलिए आया है क्योंकि हर कंट्री में क्रूलिटी के लिए एक्ट है। अगर आप जानवरों पे क्रूलिटी कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, क्रूरता दिखा रहे हो, तो उसके ऊपर एक्ट है। तो हमारे इंडिया में भी ये एक्ट आया 1960 में, ताकि हम एनिमल पे क्रूलिटी ना करें, ठीक है। दिस लॉ मेड टू प्रिवेंट ह्यूमन फ्रॉम बिहेविंग क्रूली टुवर्ड्स एनिमल. This act was passed to prevent the animal from needless pain and suffering, and it is effective to all parts of country. Almost all developing country have law to save the animal from cruelty. वही बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव, यही ऑब्जेक्टिव है, प्रिवेंट द अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग ऑन एनिमल। अपने फायदे के लिए, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए उन पे क्रूलिटी मत दिखाओ। डेफिनेशन दे रखी है, एनिमल क्या होते हैं? एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन। जो भी लिविंग क्रीचर होते हैं ह्यूमन को छोड़ के, उसे हम क्या कहेंगे? एनिमल ही कहेंगे। फिर आगे आपको ब्रीडर की डेफिनेशन दे रखी है। तो आपको पता है कि ब्रीडर एक ऐसा पर्सन होता है जो ब्रीडिंग करवाता है एनिमल में और फिर उनको ट्रांसफर कर देता है इंस्टीट्यूशन में, ताकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो। फिर आपको मैंने बताया सिलेबस में IAEC मतलब इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, और ये कमेटी किसने बनाई है? ये कमेटी बनाई है आपके CPCSEA ने, जिसका फुल फॉर्म होता है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, देखो, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, ठीक है। ये एक ऐसी कमेटी है जो कि बनाई गई है एक्सपेरिमेंट को देखरेख करने के लिए। जो भी एक्सपेरिमेंट हम एनिमल पे कर रहे हैं उसको देखरेख करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, वहां पर ध्यान रखने के लिए ये कमेटी बनाई गई है, जिसका नाम है कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। आई रिपीट, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन। नाम से पता लग रहा है कंट्रोल करना, उनकी देखरेख करना, जो भी एक्सपेरिमेंट एनिमल के ऊपर हो रहे हैं। तो ये जो CPCSEA है, इसी ने आपकी इस कमेटी को बनाया है, जिसका नाम है IAEC। तो ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी को किसने बनाया? हमारे CPCSEA ने बनाया, ठीक है। द एक्सपर्ट कंसल्टेंट ऑफ CPCSEA इज एट चेन्नई। कहां पर मिलेंगे वो आपको? चेन्नई में मिलेंगे। एंड इट्स मेंबर सेक्रेटरी फॉर एनिमल वेलफेयर एट न्यू दिल्ली। तो मेंबर सेक्रेटरी कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और इसके जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट है वो कहां पर है? चेन्नई में, CPCSEA के। और ये जो CPCSEA है, इसी ने IAEC को बनाया है। नेक्स्ट आपका है कि IAEC में कितने मेंबर है? तो टोटल 8 मेंबर मिलकर IAEC बनी है। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, CPCSEA ने क्या बनाया? आपके IAEC को बनाया। और IAEC किससे मेंबर की मिलकर बनी है? 8 मेंबर से मिलकर बनी है। अब देखते हैं कि वो 8 मेंबर कौन कौन से हैं IAEC में। तो सबसे पहले तो एक चेयरपर्सन होता है, 2 साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड के 2 साइंटिस्ट होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है, साथ ही साथ एक साइंटिस्ट आउटसाइड द इंस्टीट्यूट से हम लेकर आते हैं, एक नॉन साइंटिस्ट होता है जो कि सोशली अवेयर होता है, एक CPCSEA का नॉमिनी होता है, और एक होता है साइंटिस्ट इन चार्ज ऑफ एनिमल फैसिलिटी, जो इंचार्ज होता है वहां का वो। फिर एक होता है वेटेनरी डॉक्टर, ठीक है। और एट लास्ट हमें देखना होता है एक मेंबर कोऑप्टेटेड। कोऑप्टेटेड का मतलब होता है ऐसा मेंबर जो कि हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर से मिलकर बनाया गया हो। जैसे हमारा IAEC है, तो ये जो कमेटी है, ये कमेटी 8 मेंबर से मिलकर बनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ के 7 मेंबर अगर निकाल दूं तो ये सातों मेंबर सोच समझ कर 8वां मेंबर चुनते हैं, जिसका नाम है कोऑप्टेटेड मेंबर। तो ये मेंबर क्या होता है? जो सारे मिलकर चुने। ये 7 मेंबर कौन है? ये 7 मेंबर IAEC के ही हैं। तो 7 मेंबर मतलब IAEC के अंदर वाले मेंबर, सारे मेंबर आपस में मिलकर एक 8वां मेंबर चुनते हैं, जिसको बोलते हैं कोऑप्टेटेड, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो सकता है या फिर एक पैथोलॉजिस्ट हो सकता है, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, एग्जिस्टिंग मेंबर चूज ए न्यू मेंबर, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो सकता है या पैथोलॉजिस्ट हो सकता है। उसके बाद आपको बता रखा है CPCSEA की गाइडलाइंस ब्रीडिंग को लेकर। तो मैंने आपको बोल रखा है कि ब्रीडिंग कैसे होती है, कौन करवाता है और ब्रीडर का क्या क्या रोल होता है, ठीक है। वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है।
देखो मान लीजिए मैं ब्रीडर हूं, और अगर मैं ब्रीडर हूं तो मैं ब्रीडिंग करवाऊंगा, एनिमल्स के नंबर को बढ़वाऊंगा। तो अगर ब्रीडर ने ब्रीडिंग को स्टार्ट करा दिया है तो उसको 60 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है। देखो यहाँ पर शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग द ब्रीडिंग। अगर ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी तो उसके अंदर अंदर 60 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ब्रीडर को। उसके बाद मैंने आपको बता ही रखा है, एनिमल हाउसेस शुड बी लोकेटेड इन क्वाइट एटमॉस्फेयर विथ नो ट्रैफिक, बिल्डिंग शुड बी नीट हाइजीनिक, एनिमल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्रफ्ट, ड्रफ्ट का मतलब होता है सूखा, एंड एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ वेदर, मतलब मौसम से बचकर रहें, हाइजीन में रहें, साफ सफाई में रहे, एकदम साफ सुथरे रहें, ठीक है। और शोर शराबे से दूर हो, कोई ट्रैफिक वाला एरिया ना हो, उस जगह हम एनिमल को कैप्ट करके रखते हैं। Small animals should be kept in cages and large animals should be given shelter stables for their comfort to avoid overcrowding। देखो सीधी सी बात है, कंफर्टेबल जो जहां पर है उसे वहां पर रखो, छोटे एनिमल को केज में रखो और बड़े एनिमल को आप शेल्टर्स में रखो ताकि ओवरक्राउडिंग नहीं होगी। एनिमल शुड बी लुक्ड आफ्टर ड्यूरिंग ऑफ आवर एंड ऑन हॉलीडे। जैसे मान लीजिए ऑफ आवर्स है तो एनिमल की देखरेख करते रहो, ऑफ आवर्स में भी उसको देखने जाओ। और मान लीजिए हॉलीडेज चल रहे हैं तो भी आप उसे देखने जाओ कि वो कैसा है, उसकी तबीयत खराब तो नहीं है, उसको कुछ चाहिए तो नहीं, क्योंकि उसकी ब्रीडिंग करवानी, ब्रीडिंग करवा के उसके नंबर बढ़ाने हैं और फिर आगे जाके आपको इंस्टीट्यूशन को सौंपना है, ठीक है। तो ये सारी गाइडलाइंस है आपकी ब्रीडिंग को लेकर, स्टॉक को लेकर। नाउ नेक्स्ट इज कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, CPC-SE है। तो आपको पता ही है कि सुपरविजन के लिए बनी है, जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एनिमल्स का सही से ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, उसी के लिए बनी है ये। नाम से पता लग रहा है एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, उसको कंट्रोल करना, उसका सुपरविजन करना, कहीं गलत तो नहीं हो रहा उसको कंट्रोल करना और उसकी देखरेख करना। सब कमिटी क्या होती है वो देखो। अब ये जो हमारी कमिटी है जैसे CPC-SE है, इस कमिटी ने कुछ सब कमिटीज बनाई। ये सब कमिटी क्यों बनाती है? ताकि कमिटी को कम काम करना पड़े और सब कमिटीज काम करे। सीधी सी बात है, सब कमिटीज इसलिए बनाई जाती है ताकि काम प्रॉपर हो, क्योंकि कमिटी अकेली क्या क्या करेगी, तो उसने क्या बना दिया, कई सब कमिटीज बना दी और सब कमिटीज में मेंबर रख दिए, सबको एक एक काम दे दिया। जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, अभी एडिटिंग का काम, लेक्चर बनाने का काम, थंबनेल, हैशटैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन का काम सबको अलग अलग दे रखा है, PPT का काम सबको अलग है। तो उससे क्या होगा, मैंने काम बांट रखा है तो काम अच्छे से हो रहा है। एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल कमिटी सही से सारा काम नहीं कर सकती। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो हमने ये सब कमिटीज इसलिए बनाई है ताकि रिपोर्ट सारी मेंटेन रहे, ड्यूटी सारी प्रॉपर परफॉर्म होती रहे और अच्छी पावर से हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टाफ ऑफ द कमिटी। देखो कमिटी में तो कई तरह के स्टाफ होगा। द कमिटी कैन पॉइंट ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉय इन सफिशिएंट नंबर। जितना अमाउंट हमें चाहिए, जितने मेंबर हमें चाहिए उतने मेंबर हम उसमें रखेंगे, जो भी कमिटी हम बना रहे हैं, जो भी सब कमिटी हम बना रहे हैं। और जितने ज्यादा मेंबर, सारे को अपना अपना काम होगा, सब अपना काम अच्छे अच्छे से करेंगे, तो ये एक्ट जो है उतने ही अच्छे से इम्प्लाई होगा हमारी कंट्री में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ड्यूटीज ऑफ द कमिटी एंड पावर ऑफ द कमिटी टू मेक रूल रिलेटिंग टू एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। देखो सीधी सी बात है, इट शुड बी ड्यूटी ऑफ कमिटी टू टेक स्टेप्स सो दैट एनिमल कैन प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग एक्सपोज टू अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग। सीधी सी बात है, कमिटी का ये उद्देश्य है कि उसे ध्यान रखना होगा, उसको सुपरविजन करना होगा कि कहीं भी किसी भी तरह से एनिमल को हार्म ना हो, एनिमल्स को किसी भी तरह का कोई भी सफर ना करना पड़े, किसी भी तरह का कोई अननेसेसरी पेन ना हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है व्हेन एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म इन एनी इंस्टीट्यूशन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज प्लेस्ड ऑन इट्स इंचार्ज। इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी इंस्टीट्यूट है जहां पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस पर सारी बात नहीं आएगी, जो वहां पर इंचार्ज है ना उस पर सारी बात आएगी अगर एनिमल को कुछ भी हुआ तो, ठीक है। जवाब किसको देना पड़ेगा? इंचार्ज को देना पड़ेगा, ना कि इंस्टीट्यूशन को, ना कि एक्सपेरिमेंट वाले को, जो भी वहां पर इंचार्ज है ना उसे जवाब देना पड़ेगा। एंड व्हेन एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म बाय इंडिविजुअल, तो फिर उसको खुद को ही जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई अकेला कर रहा है, अलग से कर रहा है, बिना इंस्टीट्यूशन का है, तो फिर इंडिविजुअल खुद ही रेस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। पर अगर किसी इंस्टीट्यूशन में एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वहां का इंचार्ज रेस्पॉन्सिबल होगा।
Experiments are performed carefully under effect of anesthesia so that animal do not feel pain. The animal injured during the experiment are killed when they are still under the effect of anesthesia. Experiments on large animals should be avoided. अगर उसका डाटा हमें बुक्स वगैरह में मिल जाता है तो. Experiment should not be performed nearly to gain manual skill. खुद के फायदे के लिए हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, खुद की स्किल डेवलप करने के लिए नहीं करना है. एनिमल शुड बी केयरफुली लुक्ड आफ्टर बिफोर एंड इवन आफ्टर द एक्सपेरिमेंट. उसकी देखरेख करनी है एक्सपेरिमेंट से पहले, एक्सपेरिमेंट के बाद में भी. नाउ नेक्स्ट, रिकॉर्ड सारे मेंटेन रखना है. कितने एनिमल लाए, कितनों पे एक्सपेरिमेंट किया, कितने अमाउंट में ड्रग डाली, एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखना है. पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन. सीधी सी बात है, कमिटी ने क्या करा, ऑफिसर को अपॉइंट करा. अब ऑफिसर क्या करेगा, चेक करेगा कि जो भी गाइडलाइन है वो गाइडलाइन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, एनिमल की देखरेख सही से हो रही है या नहीं हो रही, उसको एनेस्थीसिया प्रॉपर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा. ठीक है, जो भी एनिमल के साथ हो रहा है उसकी सारी जानकारी कौन रखेगा, ऑफिसर रखेगा. और रिकॉर्ड भी ऑफिसर चेक करेगा, कितने एनिमल आए, कितनों के ड्रग्स को अप्लाई किया गया, कितने दिन तक रखा, ड्रग का क्या इफेक्ट रहा, कितने एनिमल जिंदा रहे, कितने एनिमल मर गए, क्या रिजल्ट रहा, सब कुछ देखेगा ऑफिसर. और अगर ऑफिसर को कुछ भी गलत लगेगा, कुछ भी इलीगल लगेगा, कुछ भी गाइडलाइन के हिसाब से नहीं हुआ होगा लगेगा, तो फिर वो बंद कर देगा उसको, एक्सपेरिमेंट को. यहां पर देखो लिखा हुआ है, ब्रीडर जो है फर्जी सेल नहीं कर सकता. आपको मैंने पहले ही बता दिया. और ब्रीडर जो है सिर्फ जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे इंस्टीट्यूट है, वहां पर ये दे सकता है ब्रीडर एनिमल्स को. ठीक है, अब ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये एक्सपेरिमेंट करे तो ठीक है, ये इंस्टीट्यूट आगे जाके फर्जी सेल नहीं करने चाहिए. पैसों के लालच में इंस्टीट्यूट जो है फर्जी सेल ना करे, खुद एक्सपेरिमेंट करे, ये सब गलत है. उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारे कंट्री में जो एनिमल अवेलेबल है तो उस पर एक्सपेरिमेंट करो, बाहर से इंपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है. अगर हमारी कंट्री में एनिमल पहले से ही अवेलेबल हो, चाहे स्मॉल एनिमल हो, लार्ज एनिमल हो, कंट्री में एनिमल पहले से ही अवेलेबल हो तो फिर उसे इंपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है. उसके बाद रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन रखना है, सारा डाटा उसमें रिकॉर्ड रखना है. रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड एंड प्रेजेंटेड टू द कमिटी व्हेनेवर आस्क फॉर. जब भी कमिटी रिकॉर्ड मांगे तो आप बेझिझक सारे रिकॉर्ड दो, सारे रिकॉर्ड प्रॉपर मेंशन करके रखो. नंबर और स्पीसीज ऑफ एनिमल इन लेबोरेटरी शुड बी इन्फॉर्म टू सेक्रेटरी और ऑफिसर. देखो ऑफिसर्स आपको सारा बताना है कि सर हमारे पास इतने एनिमल थे, हमने इतनों पे एक्सपेरिमेंट किया, इतने जिंदा बचे, इतने मर गए, ये वाला एक्सपेरिमेंट था, इस डेट को हुआ था, इतने एनिमल हम लाए थे और इतने एनिमल अब बचे हुए हैं एक्सपेरिमेंट के बाद, और हम उसकी केयर कर रहे हैं. तो केयर कहाँ पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारा रिकॉर्ड रखो. उस टाइम इंचार्ज कौन था, सब कुछ रखो रिकॉर्ड में. उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ है रद्द करना, मतलब पावर टू सस्पेंड और रिवोक रजिस्ट्रेशन. जो भी रजिस्ट्रेशन जैसे मान लीजिए इंस्टीट्यूट को मिला हुआ है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, या किसी इंडिविजुअल को मिला हुआ है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, और ये अपना फायदा देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन अपना फायदा देख रही है और इंडिविजुअल अपना फायदा देख रहा है. हो सकता है कि ब्रीडर से जब इनको एनिमल आते हों तो ये एनिमल को सेल आउट कर दें, जो कि बिल्कुल गलत है. क्योंकि यहाँ पर एनिमल आ क्यों रहे हैं, इनके पास एनिमल आ रहे हैं ताकि ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, पर अगर ये पैसों के लालच में इन्हें सेल कर देते हैं तो वो बिल्कुल गलत है. या फिर ये एक्सपेरिमेंट के दौरान एनिमल का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, उनको किल कर रहे हैं, उनको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या फिर उनको एनेस्थीसिया सही से नहीं दिया जा रहा, उनकी देखरेख सही से नहीं हो रही, इनका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नहीं है, तो इस कंडीशन में हम रद्द कर देंगे इनके लाइसेंस को. ठीक है, अगर इन्होंने सीपीसी एसीए की गाइडलाइन नहीं मानी, अगर इन्होंने आईएएसी की गाइडलाइन नहीं मानी, तो इनका जो लाइसेंस है, जो रजिस्ट्रेशन है, उसको रद्द कर दो. नेक्स्ट आपको ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज दे रखी है कि मान लीजिए इंडिविजुअल है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं और यहाँ पर ऑफिसर है. अगर ऑफिसर आया और मुझसे बोला रिकॉर्ड दिखाओ, मैंने रिकॉर्ड नहीं दिखाया, मुझसे बोला कि बताओ कितने एनिमल आपके पास है, मैं मना कर रहा हूँ या मैं गलत बता रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मुझे जेल भी हो सकती है, साथ ही साथ मुझे फाइन भी भरना होगा. फाइन तो 500 रुपए का भरना होगा और जेल जो है 3 महीने की हो सकती है, या दोनों भी हो सकता है. 3 महीने की जेल, 500 रुपए फाइन, या फिर दोनों भी हो सकता है. ध्यान रखना ब्रीडर के ऊपर भी सेम है. ब्रीडर ना तो सेल कर सकता है, अगर ब्रीडर ने सेल कर दिया तो दिक्कत है, ब्रीडर को जेल हो सकती है.
ना तो ये सेल करेगा, ना ये ट्रेन करेगा, ना ये एग्जीबिशन करेगा। अब रीडर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ना तो वो सेल कर सकता है, ना वो ट्रेन कर सकता है, ना वो एग्जीबिशन कर सकता है। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर। ये थे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। उससे पहले हमने देखा पावर टू सस्पेंड और रिवोक रजिस्ट्रेशन। उससे पहले देखा रिकॉर्ड्स। उससे पहले देखा ट्रांसफर एंड एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स फॉर एक्सपेरिमेंट। उससे पहले देखा पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन। उससे पहले हमने देखा था ड्यूटीज ऑफ द कमिटी एंड पावर ऑफ द कमिटी टू मेक रूल रिलेटिंग टू एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। सब कमिटी, स्टाफ ऑफ द कमिटी। उससे पहले देखा था कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, जिसको बोलते हैं CPC-SEA। और उससे पहले हमने देखा था IAEC और CPC-SE की गाइडलाइन भी देखी थी ब्रीडिंग के लिए, स्टॉकिंग के लिए एनिमल की, और IAEC को देखा था। फिर ब्रीडर की डेफिनेशन, एनिमल की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोडक्शन। और ये आपका पूरा लेक्चर हो चुका है जहां पर हमने देखा है क्रूलिटी के बारे में। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। साथ ही साथ एप्पल यूजर के लिए भी एप्लीकेशन आ चुका है। एप्पल यूजर आप जाइए, माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होगा एक कोड, ORG कोड, जहां पर आपको लिखना है MULNO कैपिटल में। फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके आपका एप्लीकेशन का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर MCQ भी होते हैं, वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज भी है और साथ ही साथ नोट्स भी अवेलेबल है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम पे रेगुलर MCQ अपलोड होते हैं, टेलीग्राम पे अपडेट आती है, और इंस्टाग्राम पे मीम एंड MCQ अपलोड होते हैं। तो दोनों से जुड़ जाना। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और एप्लीकेशन की लिंक, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।